हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकेडमी। तो जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड स्टार्ट कर लिया था और आज के लेक्चर के अंदर उसकी जो बाकी की प्रॉपर्टीज हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। और हाँ, ऊपर जितने भी आपके चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए, अब हमने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का जो तीसरी प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करना है और वो ये है कि ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब है डिहाइड्रेटिंग। हाइड्रेटिंग मतलब होता है जो पानी को ऐड करे, डिहाइड्रेटिंग जो पानी को निकाल दे। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो H2SO4 है, इट हैज ए ग्रेट एफिनिटी फॉर वाटर। अब ग्रेट एफिनिटी फॉर वाटर का मतलब क्या हुआ? क्या ये पानी को ना खींच लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको अभी आगे जाके एग्जांपल भी दूंगा। जैसे हमारे पास कई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होती है ना सॉल्ट की, जैसे कि मान लीजिए ब्लू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट है। अब कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है वो होता है CuSO4 और उसका जो ब्लू कलर है वो इसकी वजह से होता है क्योंकि उसमें 5 मॉलिक्यूल्स पानी के होते हैं। तो अगर मैं इसको अपने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवा दूं तो पता क्या होगा? इसमें से ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स है ये निकल जाएंगे और जैसे ही पानी के मॉलिक्यूल्स निकल गए, इसका जो कलर है वो फेड हो जाएगा, मतलब ये डर्टी व्हाइट कलर का आपका हो जाता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये एक्चुअलिटी में क्या करता है? ये पानी को अपनी तरफ खींच लेता है, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये एक्ट करता है एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्लियर? बाकी एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिमूव्स, क्या रिमूव करता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम सॉल्ट्स। एग्जांपल बहुत प्यारी है। कहता है कि अगर मेरे पास ब्लू कलर का कॉपर 2 सल्फेट है, ठीक है, जैसे कि ये मेरे पास कॉपर 2 सल्फेट है, तो अगर मेरे पास ब्लू कलर का है और अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डाल दूं तो वो आपका एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट हो जाएगा। एनहाइड्रस मतलब जिसमें से पानी निकल चुका है, ठीक है, और वो डर्टी व्हाइट कलर का हो जाएगा। मैं वो करके दिखाता हूं। देखिए, जैसे CuSO4 ये हो गया कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, तो ये आपका हो गया ब्लू कलर का। ये क्या है? ये आपके ब्लू कलर का क्रिस्टल होता है। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब जैसे इसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हम डालेंगे, पता क्या हो जाएगा? इसका कलर उड़ जाएगा। मतलब CuSO4 ये सॉलिड फॉर्म में आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये डर्टी डर्टी व्हाइट कलर में आपको मिलेगा। मतलब यानी कि चमकदार व्हाइट नहीं होगा, डर्टी व्हाइट कलर का होगा। और साथ में इसके जो 5 मॉलिक्यूल्स थे पानी के वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। और इसको कैसे रिमूव करेंगे? ऑब्वियसली इस एसिड की वजह से वो रिमूव हो जाएंगे आपके, ठीक है। इट इज रिमूव्ड बाय एसिड। तो आपको आई थिंक इस एग्जांपल से ये समझ में आ गया होगा कि कैसे आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो पानी को अलग कर देता है आपके किसी क्रिस्टल से। क्लियर है जी? चलिए, अब आपको बेटा लेके चलता हूं मैं आपके नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जांपल कहता है कि जितने भी आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गया, सेलुलोस हो गया। सेलुलोस के अंदर क्या क्या आ जाता है? हमारे पास आता है बेटा पेपर, कॉटन, वुड एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे के सारे एकदम से रिएक्ट कर जाते हैं मेरे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और एक ब्लैक स्पॉन्जी मास ऑफ कार्बन जो है उसको क्या कहते हैं? प्रोड्यूस कर देते हैं। क्लियर हो गया हमारे पास? और जितना भी पानी है वो स्टीम बन के हवा होके निकल जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है आपका। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं, मतलब एग्जांपल नहीं, रिएक्शन से आपको समझाता हूं। सबसे पहले मैं आपको ग्लूकोज का एग्जांपल देता हूं। ग्लूकोज क्या होता है बेटा? वो होता है C6H12O6, ठीक है। ये तो आपको इसके फॉर्मूले का तो पता ही है। ये क्या है? ग्लूकोज है, ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज को हमने करा दिया कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक H2SO4 के साथ हमने रिएक्ट करा दिया। अब जैसे रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलता है कार्बन प्लस पानी जो हवा होके निकल जाएगा। हाँ, बात रह जाती है यार इसको बैलेंस करने की, तो ये 6 के मल्टीपल पे आता है, ये डबल है ना यहाँ पे, तो ये 6 है और यहाँ पे 6 है। देख लीजिए, बैलेंस हो चुका आपको ऑलरेडी। एक तो एग्जांपल मैंने ग्लूकोज का दे दिया आपको। दूसरा केन शुगर का एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है।
केन शुगर होता है C12H22O11, O11, ठीक है जी। और ये आपका हम लेंगे सॉलिड फॉर्म में है हमारा ये, और इसका हमने क्या किया, इसको हमने रिएक्ट करवा दिया कॉन्सेंट्रेटेड, फिर से कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। समझ आ गया जी। इससे हमें मिल जाता है कार्बन। कार्बन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में पानी तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये 11 के मल्टीपल पे जा रहा है ना, तो 11 ये आएगा और कार्बन जो है 12 ये आएगा आपके पास, ठीक है। ये जो आपको यहां पे कार्बन मिला है ना, ये कार्बन ऑब्वियसली सॉलिड फॉर्म में होगा आपका, ये भी सॉलिड फॉर्म के अंदर ही होगा। इसको कहा जाता है शुगर चारकोल। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है शुगर चारकोल, ठीक है, चारकोल। याद रखना, ये भूलना मत बिल्कुल भी, ठीक है। और ये जो शुगर चारकोल आपको मिलता है, ये बहुत ही प्योर फॉर्म के अंदर होता है, इज वेरी प्योर फॉर्म के अंदर होता है आपके पास, ठीक। तो ये बात आपने याद रखनी है। और अगर आप इस पूरे रिएक्शन में देखें तो शायद आप देख पाओगे कि किस तरीके से आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स थे, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ ये जो कंपाउंड आप देख रहे हो, इसमें जब हमने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाया तो किस तरीके से आपका जो पानी है वो हमारे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, और एज ए प्रोडक्ट हमें कैसे यहां पे कार्बन मिलता है। आई होप यार ये बात आपको अच्छी तरह से अब क्लियर हो गई, इसमें कोई डाउट वाली बात आई थिंक बचती नहीं है। इसके अलावा हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, वो नोट आपने समझना है बेटा, ये आपका वो नोट है। और इस नोट में कहता है कि जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, वो जब भी हमारी स्किन से रिएक्ट करेगा तो वहां पे छाले पड़ जाएंगे। और क्योंकि यहां से जो पानी है, क्योंकि इसका काम ही है यार पानी को एब्जॉर्ब करना, और क्योंकि यहां से पानी को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से हमारे स्किन है वहां से वो ब्लैक हो जाती है। आई होप यार ये बात आप अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। गुड। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं इसके नेक्स्ट एक और एग्जांपल की तरफ, जहां पे कि देखेंगे कि किस तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड या ऑर्गेनिक कंपाउंड में से कैसे ये पानी को एक्सट्रैक्ट करके और हमें क्या क्या देता है ना, उसकी तरफ चलते हैं। अब जैसे कि ये इसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से ऑर्गेनिक एसिड या ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे वो डिहाइड्रेट करता है। तो एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मेरे पास मान लीजिए फॉर्मिक एसिड लेते हैं सबसे पहले, HCOOH, ये क्या है? फॉर्मिक एसिड है। अब इस फॉर्मिक एसिड के अंदर हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को मिला दिया। अब देखो पानी तो निकालना ही है, पानी के निकालने का तो काम है। याद रखें, जब इसमें से ये करता है कोई भी ऑर्गेनिक एसिड, जो भी कोई ऑर्गेनिक एसिड में से जब ये करेगा तो उसमें बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, ये याद रखना है आपने। अच्छा, ऑक्सैलिक एसिड COOH डबल कर दो, ये ऑक्सैलिक एसिड है। सेम वही मैंने कहा ना कि अगर ऑर्गेनिक एसिड है ना कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो यहां पे बन गया आपके पास H2O। हाँ, ऑक्सैलिक एसिड के केस के अंदर जब कभी भी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमने इसमें मिलाया है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, बट साथ ही साथ आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। सिंपल सी बात है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट, अगर मैं मान लीजिए अल्कोहल, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना अल्कोहल, जैसे कि इथेनॉल हम लेंगे अब यहां पे C2H5OH, दिस इज इथेनॉल। अब इथेनॉल को अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाऊं, हाँ एक बात और है, टेम्परेचर एक रखना पड़ेगा, 170 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है, वो रखना पड़ेगा। अब इसमें से पानी को उड़ा दो, तो जैसे आपका पानी यहां से उड़ेगा तो आपको मिल जाता है इथाइलीन। क्या मिलता है? इथाइलीन। इथाइलीन होता है C2H4, और आपको बताऊं ये हमें वेपर की फॉर्म में मिलता है, तो इसलिए हमें इसको एरो ऊपर की तरफ दिखाना है। ये क्या है? दिस इज इथाइलीन, दिस इज इथाइलीन। तो आई होप आपको ये वाली पार्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा जो मैंने यहां पे बताया आपको, पक्का ना? वेरी गुड, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी आपको यहां पे बताया है, ये मैंने आपको बताया है डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब मन में जो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सर बेसिकली यार देखो, ऑफ कोर्स देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड।
तो वो आपके कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डिफरेंस है वो क्या है, वो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे ऑफ कोर्स। एंड साथ में ना इसकी एक और प्रॉपर्टी है उसके बारे में डिस्कशन करनी है। चलिए पहले हम वो कर लेते हैं। तो डिफरेंसेस क्या है बेटा डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के? देखिए सबसे पहले हमारा मेन डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो मेन डिफरेंस हमारा ये है कि अगर मैं डाइल्यूट की बात करता हूं तो वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है। और उसका रीजन क्या है? रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि वो आयनाइज हो जाता है। जो एसिड आसानी से आयनाइज हो जाए तो समझ लो वो स्ट्रॉन्ग है, और जो आयनाइज ही नहीं हो पाएगा वो वीक है। जो प्योर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म के अंदर हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है वो तो सबसे वीक है, हम उसको एसिड ही नहीं मानते, क्योंकि वो कंडक्शन ही नहीं करता बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी का। आयनाइज में टू हाइड्रोनियम आयन उसके बनते ही नहीं है। तो ये इसका सबसे पहला डिफरेंस है। दूसरा पॉइंट है कि जैसे मैंने आपको बता दिया यार कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है या वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। वीक क्यों? अब वीक का रीजन दे तो दिया भाई, क्यों काम करता है वीक की तरह? क्योंकि यार उसमें जब आयन नंबर ऑफ आयन्स ही कम बनेंगे, कंडक्शन कम होगी, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा आपका। तीसरा, जो डाइल्यूट है वो कभी भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करता, क्योंकि वो जिस तरह से कॉन्सेंट्रेटेड आपका नेसेंट ऑक्सीजन बना पाता है वो वैसा नहीं बना पाता। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है वो एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर पाता, जिस तरह से कॉन्सेंट्रेटेड ने काम किया था। याद है आपको, मैंने अभी एग्जांपल दिया है कि जैसे कि ये लिखा हुआ है, जैसे कॉपर सल्फेट डॉट 5s2o में से 5s2o को निकाल के उसने एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को जनरेट कर दिया था, अगर याद हो। तो इस तरह से इनका जो डिफरेंस है अगर आपको लिखने को आ जाए तो आप 2 या 3 जो है लिखकर अपना काम कंप्लीट कर सकते हो। आई होप यार ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि किस तरह से आपने ये वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट करना है। क्लियर है? पक्का? वेरी गुड। देखिए अब हमारे मन में रह गया एक आखिरी बेटा पार्ट इसमें रह गया है, वो मैं आपको करा देता हूं। इसके बाद हमारा जो इसमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की वो खत्म हो जाती है, और वो आखिरी पार्ट है ये। कहता है द प्रिपरेशन ऑफ द इनसॉल्युबल सल्फेट्स। देखिए क्या है कि अगर मुझे इनसॉल्युबल सल्फेट्स बनाने हैं तो उस केस में हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मान लीजिए अगर मेरे को लेड, बेरियम या जो फिर कैल्शियम जो है, अगर उनके मुझे सल्फेट्स बनाने हैं जो कि इनसॉल्युबल हो नेचर के अंदर, तो उनके सॉल्ट से बनाने के लिए मुझे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करना पड़ता है। आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू इसको, मतलब एग्जाम्पल रिएक्शंस के थ्रू समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास है लेड नाइट्रेट, एग्जाम्पल देता हूं, जैसे Pb, ठीक है, NO3 होल ट्वाइस। अब उसको मैंने मिला दिया H2SO4 के साथ। जैसे आप करेंगे तो ये बनेगा लेड सल्फेट PbSO4, और ये है इनसॉल्युबल सॉल्ट आपका। तो ये जाएगा नीचे की तरफ, प्लस प्लस बनेगा HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड जो है वो आपका यहाँ पे बन जाता है। हाँ ये आपका 2 है ना, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। लो बैलेंस हो गया, साथ के साथ ही बैलेंस हो गया, ठीक है। उसी तरह अगर मान लीजिए मुझे बेरियम का, बेरियम क्लोराइड, मेरा बेरियम क्लोराइड है, अब उसको H2SO4 के साथ मैंने करवा दिया। अब जैसे करूंगा तो बेरियम सल्फेट तैयार। अब बेरियम जो सल्फेट है वो इनसॉल्युबल सॉल्ट है, नीचे की तरफ गया, और साथ में हम यहाँ पे जो है HCl जो है वो आपको मिल जाएगा। हाँ ये 2 है तो यहाँ पे 2 लगा देता हूँ, और ये देखो ये भी 2 है, तो बैलेंस हो गया आपका। तो बस अगर मुझे कभी भी इनसॉल्युबल सल्फेट्स को बनाना हो फ्रॉम देयर सॉल्ट, तो उस केस में भी हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। सो आई होप आपको ये जो बाकी की प्रॉपर्टीज थी, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जो बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज थी सल्फ्यूरिक एसिड की वो स्टडी कर ली है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।